हेलो स्टूडेंट, हम पहले पढ़ रहे थे पोल्ट्री कीपिंग। हमारी ये यूनिट चल रही है पेपर 3 की फर्स्ट यूनिट, पोल्ट्री कीपिंग अर्थात कुक्कुट पालन। और इसमें हम पार्ट 4 पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 पढ़ रहे हैं। जो 5 पार्ट है उसमें आज हम पढ़ेंगे वर्मी कल्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर जो है इसका मतलब समझेंगे कि वास्तव में वर्मी कल्चर क्या होता है। तो वर्मी कल्चर का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। समझ गए होंगे आप किसको बोलते हैं? केंचुआ को बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। तो केंचुआ, जो केंचुआ संवर्धन है, केंचुए का जो संवर्धन किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। और केंचुए का संवर्धन या वर्मी कल्चर जो है वो क्यों किया जाता है? जिससे कि जैविक खाद बन सके, केंचुओं का उत्पादन हो सके। और केंचुए द्वारा जो बेकार कार्बनिक पदार्थों के प्रयोग से कंपोस्ट का निर्माण होता है उसे हम एक स्पेशल टर्म देते हैं। तो केंचुए के द्वारा वर्मी कल्चर जो है उसका मतलब है केंचुए का संवर्धन। और वर्मी कल्चर का जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हम कंपोस्ट कहते हैं। और कंपोस्ट क्या है? एक तरह की जैविक खाद है। और ये जो प्रोसेस है, ये वाला टोटल प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। क्या क्या कहते हैं भाई? वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब आप समझिए कि केंचुए के द्वारा जो बेकार कार्बनिक पदार्थ है उनका उपयोग करके कंपोस्ट का जो निर्माण किया जाता है उस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और वास्तव में वर्मी जो कंपोस्टिंग जो प्रक्रिया है इससे जो बनता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब आप समझिए कि वो प्रोडक्ट है जो कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका निर्माण जो है केंचुए के द्वारा किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट क्या है? वास्तव में एक ऑर्गेनिक मैन्यूर है, या जिसे हम कहेंगे कि जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक जैविक खाद है जिसमें कि भरपूर कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और जैसे घरों से खेतों से कूड़ा करकट निकलता है, कचरा निकलता है, तो उसमें सतह पे पाए जाने वाले जो केंचुए होते हैं जिनको कि एपीजे कहते हैं, और जो सतह के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एनासिक कहते हैं, उन केंचुओं के द्वारा भक्षण किया जाता है। और भक्षण करने के पश्चात जो केंचुआ छोटी छोटी गोलियों के रूप में इन कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके बाहर निकालता है, वह जो पदार्थ है वही वर्मी कंपोस्ट या जैविक खाद कहलाता है। अगर हम इस जैविक खाद की बात करें तो इस खाद में जो है अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, और इसमें हार्मोन और एंजाइम भी उपस्थित होते हैं। तो पौधे का संपूर्ण विकास करने के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है, क्योंकि इसमें, इस जैविक खाद में जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और जो पोटेशियम है, इन तीनों की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो कि जनरल व्यू में हम कहें कि जो खाद में गोबर वाली खाद है उसकी तुलना में अधिक होती है। यानी गोबर की खाद में ये तीनों एनपीके जो प्राइमरी नीड है प्लांट्स के लिए, तो वो कम होती है। तो हम ये कहें कि भाई वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर किसे कहेंगे? केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहेंगे। इनके द्वारा निर्मित जो खाद होगी उसको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कहेंगे, जो कि एक तरह की जैविक खाद है। और ये जो प्रक्रिया है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। और अगर हम इसमें बात कर रहे हैं केंचुए की, और केंचुआ जो है फेरेट्यूमा इसका जो बायोलॉजिकल जीनस है, तो केंचुआ जो है इसकी भी कई तरह की श्रेणियां होती है। और वो कौन सी श्रेणियां हैं जिनको कि हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में यूज करते हैं? तो
इस बारे में अगर हम देखें तो देखिए हमें इसकी मुख्य रूप से जो श्रेणियां हैं, 3 तरह की श्रेणियां देखने को मिलती है। पहली जो श्रेणी है वो होती है एपिजेइक। तो एपिजेइक जो श्रेणी है, एपिजेइक श्रेणी जो है, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, ये जो अर्थवर्म होंगे, अर्थवर्म का मतलब केचुआ, तो ये जो केचुआ होगा, ये केचुआ जो होगा ये सतह पर मिलते हैं, यानी जो भूमि सतह है, कचरा पात्र है या कचरा है, कूड़ा करकट का ढेर है, उसकी सतह पर रेंगते हुए नजर आएंगे। और अगर इसका एक एग्जाम्पल हम सतह पर निवास करते हैं ये, तो अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो आप लुम्ब्रिकस का नाम ले सकते हैं, या फिर एसिनिया फेटिडा का नाम ले सकते हैं, या यूड्रिलस का नाम ले सकते हैं। तो ये केचुआ एपिजेइक कहलाएंगे। दूसरे प्रकार की एंडोजेइक श्रेणी होती है, और एंडोजेइक का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब अंदर, तो ये जो अर्थवर्म होंगे अर्थात ये जो केचुए होंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, ये केचुए ज़मीन के नीचे, ये कहाँ पर मिलेंगे, ये ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे, जो कि ऊपर वाले हमने ज़मीन की सतह पे देखे थे। तो ये नीचे मिट्टी में छोटी छोटी उदग्र और क्षैतिज सुरंग बना करके रखते हैं, और ये ऋतु के आधार पर क्रियाशील रहते हैं। भोजन पदार्थ को खाने के पश्चात बहुत समय तक अपने शरीर में ये बनाकर रख सकते हैं, उसके बाद में परिस्थिति के अनुसार कास्टिंग करते रहते हैं। तो ये अंदर रहने वाले जीव हैं, केचुए हैं, जो कि आमतौर पर वर्षा ऋतु के समय ही बाहर निकलते हैं, क्योंकि जब इनकी सुरंगों में, इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये बाहर निकलते हैं, और उस दौरान इनके द्वारा वर्मी कंपोस्टिंग जो की गई है वो भी पानी जैसे जैसे बिलों में जाता है तो वो बाहर दिखने लगती है। तो ये हो गए 2 प्रकार के केचुए की कैटेगरीज। और एक तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है उसकी बात करते हैं। तीसरे प्रकार की जो श्रेणी है उसको बोलते हैं एनेसिक। और जो एनेसिक श्रेणी है, ये जो अर्थवर्म होंगे ये भी कहाँ रहेंगे, ये ज़मीन के अंदर ही रहेंगे, अर्थात मैं कहूँ कि ये भी ज़मीन के नीचे ही रहेंगे, अब आप समझोगे कि साहब ये भी ज़मीन के नीचे रहते हैं और ये भी ज़मीन के नीचे रहते हैं, तो फिर दोनों को हम अंतर कैसे करें। तो इन दोनों का अंतर करने के लिए आप 2 चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। जो आप एंडोजिक जो पढ़ा है आपने, वो छोटी छोटी स्मॉल टाइप की जो छोटी सुरंग होती है उनमें रहता है, छोटी सुरंगें जो होती है उसमें रहता है, और ये सुरंगें क्षैतिज रूप में और उदग्र रूप में बना कर रहते हैं, जबकि ये जो है लंबी सुरंग में रहते हैं, यानी इनकी जो गैलरी है वह बहुत लंबी होगी और इनकी जो है छोटी छोटी होंगी। तो ये दोनों में डिफरेंसेज है, और इसके अंदर ये निवास करते रहते हैं। अगर एनेसिक की बात करें तो ये केचुए ज़मीन के ऊपर आकर के सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ खाते हैं और फिर ज़मीन के धरातल पर ही अपना मल गिराते हैं, ये उसके सुरंग के अंदर नहीं गिराते। तो इस तरह से ये 3 कैटेगरीज हम केचुए की देख सकते हैं। भारत में भी इसकी कुछ प्रजातियां मिलती है, तो उनको हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इंडियन स्पीसीज है केचुए की वो कौन कौन सी है। इंडियन स्पीसीज की बात करें तो देखिए इसमें भारत में मुख्य रूप से 6 तरह के केचुए मिलते हैं, लेकिन उनमें से जो मुख्य है वो कौन कौन से हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला है लुम्ब्रिसाइड फैमिली। तो मैं फैमिली को न लिख करके जो मुख्य कंपोस्टिंग के लिए यूज किए जाने वाले अर्थवर्म हैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। तो सबसे मुख्य है एस्निया फिटिडा, ये है
दूसरे की बात करें हम, एस्निया फिटिडा है। उसके बाद में हम बात करें तो यूड्रिलस, यूजेनियोक्स है। और तीसरे की बात करूं मैं, ये 2 हो गई। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है पेरियोनिक्स, पेरियोनिक्स। और अगर हम इससे आगे की बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में आप लिख सकते हैं डाइकाजेस्टर बोलोई। कौन सा है? डाइकाजेस्टर बोलोई। और जो पांचवा जिस फैमिली से है उसको बोलते हैं ओक्नेरोड्रिलस। यहाँ लिखता हूँ मैं ओक्नेरे ड्रिलस ये है। और अंतिम जो है उसको हम बोलते हैं ड्राइविडा। तो ये कुल मिलाकर के मुख्य रूप से यही है। लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो किसी की करेंगे, एस्निया फिटिडा की करेंगे। और एस्निया फिटिडा जो है वो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, मोस्टली यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। किसको यूज करते हैं भाई? सबसे ज़्यादा एस्निया फिटिडा को यूज किया जाता है। और इसमें से पेरियोनिक्स जो मैंने लिखा है ये ऑल कंटिनेंट में मिलने वाला है, तो इसको हम कहते हैं ऑल कंटिनेंटल स्पीसीज। इसका मतलब ये हो गया कि सभी महाद्वीपों में मिलने वाला पेरियोनिक्स है। और इसका जीवन चक्र बहुत छोटा होता है। कृत्रिम वर्मी कल्चर के लिए इसको भी यूज किया जाता है। अब वर्मी कंपोस्ट का जो उत्पादन किया जाता है, एस्निया जो फिटिडा है तो किसी भी तरह की कंपोस्टिंग हम करें तो उसके लिए क्या है कि एक प्रोडक्शन होगा और प्रोडक्शन के लिए मेथड होंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट जो है उसके लिए 3 मेथड होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, प्रोडक्शन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। इसके लिए कुछ मेथड हैं, विधियां हैं। और विधियों में जो हैं 3 तरह की विधि हमें मिलती है। एक तो जनरल मेथड होता है और दूसरा पिट मेथड होता है और तीसरा होता है सरफेस बेड मेथड। तो इसके लिए जो सबसे पहली विधि है वो है जनरल मेथड। जनरल मेथड इसको बोलते हैं सामान्य विधि। सामान्य जो विधि है इसमें क्या है, 15 to 25 kg अगर कंपोस्ट पैदा करना है तो बहुत थोड़ी सी जगह में किया जा सकता है। थोड़े स्थान पर आसानी से, थोड़े स्थान पर ही 15 से 25 किलो तक वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कच्ची और पक्की किसी प्रकार की जगह ले सकते हैं, प्लास्टिक के क्रेट ले सकते हैं, लकड़ी के डिब्बे या सीमेंट के पुराने कट्टे या खुले मिट्टी के बर्तन जो हैं उनको काम में ले सकते हैं। उपयुक्त पात्र के अलावा हमें क्या चाहिए, देखो पुराना सड़ा गला पदार्थ चाहिए, सड़ा गला पदार्थ होगा। उसके अलावा आपको बजरी चाहिए, मिट्टी चाहिए, मृदा। उसके अलावा आपको क्या चाहिए, कचरा चाहिए, सूखा और गीला, सूखा
व गीला कचरा चाहिए, और इसके अलावा केंचुए चाहिए। केंचुए के साथ साथ में पानी छिड़कने के लिए छोटा सा झारा चाहिए, ढकने के लिए टाट के कपड़े, कास्टिंग मटेरियल को उलटने पलटने के लिए एक पराली या पंजा चाहिए, पंजे चाहिए, एक पानी गीला करने के लिए झारा जो है जिससे कि पानी छिड़का जा सके बार बार, और टाट के टुकड़े, कास्टिंग मटेरियल, ये सारी चीज़ें अपने को ज़रूरत पड़ती है। और इसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी पात्र के नीचे की तरह बजरी डाल करके उस पर सूखा कचरा फैला दो, फिर केंचुए सहित डिकम्पोज किया हुआ सामान डाल दो, फिर गीले कचरे से उसको ढक दो, सबसे ऊपर टाट के ऊपर नमी बनाए रखने के पानी का छिड़काव करते रहो। प्रति माह 20 से 25 किलोग्राम तक खाद उत्पन्न करने के लिए लगभग इसके लिए आपको यानी आपको अगर खाद चाहिए 20 से 25 किलोग्राम, तो पर मंथ आपको कितने केंचुए चाहिएंगे, लगभग आपको केंचुए छोड़ने पड़ेंगे 500 से 1000 अथवम जो है केंचुए आपको छोड़ने पड़ेंगे। और ऐसा करने से जो है वर्मी कंपोस्ट, ये जो केंचुए हैं वो केंचुए पात्र जिस स्थान पे आपने तैयारी की है वहाँ पर अगर डालोगे तो ये उसको खा करके क्या बना देंगे, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसको घर पे भी किया जा सकता है। और अगर हम बात करें दूसरे मेथड की, तो दूसरा मेथड जो होता है वो कहलाता है पिट मेथड। और जो पिट मेथड है ये पहले की तुलना में थोड़ा सा जटिल है। और पहला तो आपने कुछ नहीं किया विशेष, सब कुछ इकट्ठा करके डाल दिया। इसके लिए क्या है कि किसी कंटेनर की या गड्ढे की या लकड़ी के पेटी की या प्लास्टिक क्रेट का उपयोग किया जाता है। और गड्ढे की जो गहराई होती है, गड्ढा खोदा जाता है इसमें, जो टैंक आप ले रहे हो जिसके अंदर कंपोस्टिंग करनी है, उसकी गहराई कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी गहराई 100 सेंटीमीटर गहरा होना चाहिए वो टैंक या गड्ढा जिसके अंदर हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। और लकड़ी या प्लास्टिक की पेटी का प्रयोग करते समय पेटी में नीचे क्या है कि इसमें 8 से 10 छिद्र भी बना देते हैं, और 8 से 10 छिद्र होने ज़रूरी हैं जिससे कि जल का निकास ठीक प्रकार से हो सके। और अब क्या करते हैं, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा ऊंचे और कम धूप वाले स्थान पे बनाया जाता है। इस गड्ढे की निचली जो सतह होती है उसके ऊपर ईंट और पत्थर की मिट्टी बिछा दी जाती है। तो आप ये समझिए कि इसको हम ऐसे 2 मीटर, कितना मीटर, 2 मीटर लंबा ऐसे, और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, 1 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर और 1 मीटर गहरा, इस तरह से एक क्या बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं। और इस गड्ढे के अंदर नीचे क्या रख देते हैं, यहाँ पर ईंटों की तह बना देते हैं, और या पत्थर की मिट्टी बिछा दी जाती है। मिट्टी की परत के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या डाल देते हैं, बालू रेत डाल देते हैं इसमें। ये बालू हो गई, बालू रेत फैला देते हैं। और बालू की परत के ऊपर, ये बालू की परत कितनी मोटी होगी, 3 से 3.5 सेंटीमीटर होगी, 3 से 3.5 सेंटीमीटर होगी। और जो नीचे आपने परत बनाई है गड्ढा तैयार करने के बाद में ईंटों का या पत्थर का, वो भी 3 से 3.5 मीटर मोटी होगी, सेंटीमीटर मोटी होगी। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसके बाद में बालू की परत के ऊपर हम दोमट मिट्टी डालते हैं। दोमट का मतलब पतली बारीक क्ले सॉइल, ये दोमट मिट्टी आ जाएगी। और दोमट मिट्टी जब आप डालोगे तो इसकी मोटाई कितनी रखनी है, तो इसकी मोटाई के लिए आप 10 से 15 सेंटीमीटर तो कम से कम रखोगे ही। तो 10 से 15 सेंटीमीटर इसकी मोटाई रखने के पश्चात आप क्या करोगे, इसके ऊपर पानी छिड़कोगे। इसके ऊपर अब किसकी बौछार करेंगे, पानी से इसको गीला कर देंगे जिसके कि ये नमी युक्त हो जाए। पानी डाल देंगे, और पानी डालने के बाद में इसमें एपीजेइक और एनएसिक केचुआ निश्चित अनुपात में डाल देते हैं। और इनकी संख्या इसके अंदर हम पोर कर देंगे, किसको, केचुआ। और केचुए जो हैं, केचुए इसमें डालेंगे तो लगभग कम से कम 50 से 75 एपीजेइक या एनएसिक
प्रकार के केचुए, नम मिट्टी के, यानी दोनों प्रकार के केचुए डालेंगे। जो कुछ तो क्या है कि इस मिट्टी के अंदर बिल बना करके सुरंग बना के रहेंगे, कुछ सतह पर रहेंगे। नम मिट्टी के ऊपर गोबर के ढेर बना करके रख दिए जाते हैं। जो ये नम मिट्टी है इसके ऊपर हम और क्या रख देते हैं, जो गोबर का ढेर है वो लगा देते हैं। और जो गोबर का ढेर है, गोबर का ढेर, कचरा पात्र जो और कूड़ा करकट था वो डाल देते हैं और इसको लगातार भिगोते रहते हैं। इसके ऊपर सूखी पत्तियां डाल देते हैं। 20-25 दिन तक बराबर पानी छिड़कते रहते हैं और प्रति सप्ताह 2 बार 5 से 10 सेंटीमीटर कचरे की तह बनाते रहते हैं और गोबर का ढेर बना करके रख दिया जाता है जब तक कि गड्ढा भर नहीं जाता। वर्मी को जो वर्मी कंपोस्ट है, अब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में लगभग 35 से 45 दिन लगते हैं और 35 से 45 दिन के अंदर जो केचुए थे वो सारा खा जाते हैं जो भी कचरा वगैरह आपने डाला है और वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। और इस वर्मी कंपोस्ट को, जिसमें कि 22 से 26% नमी होना आवश्यक है, तो उसको हम आवश्यकता अनुसार अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है और ये सबसे बढ़िया और आसान विधि है। तो इसलिए पिट जो मेथड है वो ज़्यादा टिपिकल मेथड नहीं है। तीसरा हम अगर मेथड देखें तो उसका नाम है सरफेस, यानी सरफेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे, सतह की बात करें, सरफेस बेड मेथड। सरफेस बेड मेथड या इस विधि में क्या है, ज़मीन के नीचे गड्ढा न खोद करके ज़मीन की सतह पर ही हम क्या है वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण करते हैं। और इसके लिए क्या है कि एक अर्धगोलाकार बेड बना दी जाती है। इस तरह से अर्धगोलाकार बेड बनाएंगे और इस बेड बना करके इसमें उचित नमी, तापमान और इसकी व्यवस्था करेंगे। सूखा कचरा इसमें डाल देंगे और सूखा कचरा डालने के पश्चात इसके अंदर केचुए छोड़ देंगे और जो अवशेष होंगे वो केचुआ उनको खाएंगे, पचाएंगे। और ऐसा करने से क्या है कि जो हमने ये जो अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है, ऐसे हमें बहुत सारे बेड लगाने पड़ेंगे और इस बेड की जो लंबाई चौड़ाई होगी वो 3 फीट से 10 फीट लंबी, यानी 3 फीट चौड़ी और 10 फीट लंबी होगी। तो इस ऐसे 40 बेड बना लेंगे और प्रतिदिन 400 से 500 किलो तक वर्मी कंपोस्ट इसमें हम पैदा कर लेंगे। तो हम ये कहें कि 3 तरह की जो मुख्य वर्मी कल्चर के लिए मेथड है वो हमने देखे। और वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वर्मी कल्चर किसे कहते हैं, एपिजेइक, एंडोजेइक और एनेसिक प्रकार की कैटेगरीज क्या होती है अर्थफॉर्म की, और कौन कौन सी मेजर इसकी स्पीसीज है और प्रोडक्शन किस किस मेथड के थ्रू हम करते हैं। तो ये हमने वर्मी कंपोस्टिंग में पढ़ा। अब हम क्या करते हैं कि अगले वीडियो में फिर से एक नई यूनिट को लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और थैंक यू।